महाभारत के अंदर आपका युधिष्ठिर के किरदार के लिए कैसे चेंज हुआ? पंडित नरेंद्र शर्मा जी मुझे देखा घूर के तो कहने लगे यही है मेरा युधिष्ठिर। महाभारत का पूरी शूटिंग होगी, ऐसे कुछ किस्से वहाँ पर जो ऐसे जो आपको याद आते हो? वो भाई भाई की फीलिंग हो गई थी। तो शकुनी का ऐसा लगता था कि इसकी टांग तोड़ दें, इसको मार डालें। मजे की बात यह है कि अकेली यूनिवर्सिटी है देश के अंदर जहाँ फिल्म से जुड़े हुए कोर्सेज के डिग्री कोर्सेज हैं, वरना सब जगह डिप्लोमा से। इसको जोड़ूं किसी तरह, एक लिंक पैदा करूं जो यहाँ की सुपवा और फिल्म इंडस्ट्री के बीच हो, जहाँ इन बच्चों को उसका फायदा हो। ऐसे आपने धर्मराज युधिष्ठिर का जो किरदार उसका आपके जीवन में क्या पड़ा? रोल है, मतलब उसमें जो क्वालिटीज थी उसको मैंने पर्दे तक सीमित रखा। बाकी मैं जीवन में जैसा हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, वैसा ही हूँ। एक छोटे से गांव से गवर्नर साहब को मिलने गया हरियाणा के, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यू आर द फर्स्ट एक्टर इन द कंट्री हु हैज बिकम अ वाइस चांसलर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं अमरुजाला.com और मैं हूं आपके साथ तरुण फोर्ट। आज हम आपको रूबरू कराएंगे महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले गजेंद्र चौहान जी से। इन्होंने 500 से अधिक पिक्चरों में काम किया और आज हम उनसे जानेंगे कि वह अपनी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में हमें क्या बताते हैं। इस वक्त वह सुपुआ विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर कार्यरत है। तो आइए जानते हैं उनके शुरुआती सफ़र के बारे में। सर, आपका अमर उजाला में बहुत बहुत स्वागत है। अमरुजाला.com के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार, शुभकामनाएं। और मेरा सौभाग्य कि मैं आज अमरुजाला.com के माध्यम से आप तक पहुंच पा रहा हूं। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी अभिनय की दुनिया में शुरुआत कैसे और कहाँ से हुई? देखिए, मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। दिल्ली में एक गांव है खामपुर, वहां का रहने वाला हूं। और मेरे परिवार में इस जनरेशन में या पिछली जनरेशन में कोई कलाकार नहीं हुआ और ना फिल्म इंडस्ट्री से कोई कनेक्शन था। न जाने कहाँ से ये टैलेंट मेरे अंदर आया। और मैं स्कूल में, गांव में छोटी छोटी स्किट्स किया करता था और होली के त्योहारों पे जो 10 दिन हमारा फेस्टिवल चलता था उसमें अलग अलग रोल करता था। और फिर धीरे धीरे स्कूल में भी ये मेरे अंदर रहा कि मैं स्टेज पे परफॉर्म करूं। और मुझे याद है 7वीं क्लास में था, रामजस स्कूल है दिल्ली में, उसमें मैंने श्रवण कुमार का रोल किया था, तो मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था। उसके बाद फिर मैं कॉलेज गया, कॉलेज में भी कंटिन्यू रहा। फिर मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज किया, वहाँ से मैंने डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी किया, जो एक CT स्कैन होता है उसमें मैंने स्पेशलाइजेशन किया। और वहाँ की स्टेज और ऑडिटोरियम में जो भी कार्यक्रम होते थे वो मैं स्किट्स करता था, एंकरिंग करता था। तो मेरे जितने प्रोफेसर्स थे वो हमेशा ये कहते थे कि भाई तुम इतने टैलेंटेड हो तो मुंबई क्यों नहीं चले जाते। लेकिन जैसे आज के एक नए कलाकार को बड़ी तकलीफ़ होती है या उसके सामने एक ब्लैंक लेंस होती है कि मैं मुंबई जाऊंगा, क्या करूंगा, किससे मिलूंगा और कैसे फिल्म इंडस्ट्री का कोई गेट होता है, क्या वहाँ से एंट्री करनी पड़ती है तो आप फिल्म इंडस्ट्री पहुँच जाते हैं। तो मेरी लकीली मुलाकात हुई दिल्ली के चैम्फोर्ड क्लब में जो रफ़ी मार्ग के ऊपर है। वहाँ पे रोशन तनेजा साहब जो है न्यू बैच के लिए न्यू टैलेंट हंटिंग पे आए हुए थे। तो मैंने भी अपने आप को शीशे में तराशा, सोचा कि एक्टर बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा। और फिर हिम्मत करके मैं वो इंटरव्यू देने चला गया। और आपको जानकर हैरानी होगी तमाम दर्शकों को कि 200-250 लड़के लड़कियां वहाँ आए थे। एंड सबसे पहली नज़र जो है रोशन तनेजा साहब के ऊपर मेरे ऊपर पड़ी और उन्होंने कहा अरे तुम आओ इंटरव्यू दे लें। तो मैं जब इंटरव्यू देने गया तो आई वॉज द ओनली वन जो दिल्ली बैच से सेलेक्ट हुआ था। और उसी सहारे मैं डिप्लोमा इन एक्टिंग करने मुंबई चला गया। उनका एक्टर स्टूडियो था। रोशन तनेजा साहब वो व्यक्ति हैं, वो शख्सियत थे एक्चुअली, अभी रहे नहीं इस दुनिया में, जिन्होंने FTI में HOD थे एक्टिंग के और बहुत वर्षों तक उन्होंने वहाँ एक्टिंग कोर्स पढ़ाया। तो मेरा सौभाग्य था कि मैंने उनके यहाँ से एक्टिंग कोर्स किया 1 साल का। और मेरे बैच में काफ़ी हमारे साथी जो है सक्सेस हुए। गोविंदा था, आदित्य पंचोली था, चंकी पांडे था, निखिल विनय था जो म्यूज़िक डायरेक्टर बन गया, साहिल चड्ढा था। तो हमारे बैच में 12 लड़के थे और 3 लड़कियां थी। लड़कियां उतना आगे नहीं निकल पाई, लेकिन हमारे 6-7 12 में से काफ़ी सक्सेस हुए फिल्म इंडस्ट्री में। तो ये मेरा एक छोटा सा सफ़र है जो अभी तक एक कलाकार के रूप में स्थापित हुआ। उसके बाद मुझे मौका बहुत मिले। महाभारत में मौका मिला जो बहुत। तो सर, इसमें महाभारत के अंदर आपका युधिष्ठिर के किरदार के लिए कैसे चेंज हुआ? नहीं, एक्चुअली ऐसा हुआ था कि 1984 में चोपड़ा साहब के यहाँ से एक ऐड निकली थी कि एक
धारावाहिक आ रहा है महाभारत, तो उसमें जो है नए कलाकारों की आवश्यकता है। तो मैं ऑलरेडी चोपड़ा साहब के कैंप में जो है काम करता था, तो मैंने भी अपने जो रिज्यूम था अपना फोटोग्राफ से वहाँ सबमिट किए और लाखों की तादाद में वहाँ चिट्ठियाँ आई थी। तो उन्होंने वो शॉर्ट लिस्ट किए फोटोग्राफ के आधार पे, उनके रिज्यूम के आधार पे। तो करीब करीब 8,000 लड़के लड़कियों को फाइनल किया और फिर उसमें से उन्होंने कट डाउन किया 3,000 में से फिर 3,000 के ऑडिशंस हुए एक्चुअली। 1500 सेलेक्ट हुए, 1500 में 500 हुए और 500 के बाद 150 हुए। 150 में से जो फाइनल लिस्ट आई 12 लोगों की, उसमें पहला नाम गजेंद्र चौहान का था और कृष्ण के रोल की भूमिका के लिए मुझे फाइनल किया गया था उस वक्त। लेकिन ये बात है करीब 1986 की और मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है कि महाभारत का मुहूर्त जो है वो 7 जुलाई 1986 को हुआ था। राज बब्बर साहब का जो पहला एपिसोड है, उस वक्त मैं कृष्ण की भूमिका के लिए फाइनलिस्ट था, मतलब हो चुका था फाइनल ज़्यादा। लेकिन महाभारत की शूटिंग डिले हो गई और सामने रामायण आ गई। तो रामायण जब आई तो 2 साल और डिले हो गया। तो फिर एक कलाकार के रूप में अपने आप को काम तो चाहिए, पैसा भी चाहिए, तो मैं वो काम करने जो है साउथ इंडियन फिल्मों में चला गया और मलयालम फिल्में की, तेलुगु की, तमिल की, कन्नड़ा की। तो वहाँ पे जो खाना था वो मुझे सूट नहीं किया। वहाँ अक्सर ज़्यादा मात्रा में चावल यूज़ करते हैं और मैं एक नॉर्थ इंडियन था, तो चावल का जो डिशेस होती है वो खा खा के मेरा थोड़ा वेट बढ़ गया। और जब मैं वापस लौटा तो रवि चोपड़ा साहब ने कहा कि महाभारत की शूटिंग शुरू होने वाली, क्या कर लिया तुमने अपने आप को, आइदर यू रिड्यूस और यू हैव टू लीव द रोल। मैंने बहुत कोशिश की, मैं नहीं हो पाया उस लेवल पे जिस लेवल पे शुरू में था। तो फिर मुझे बलराम का रोल ऑफर हुआ, पर बलराम के रोल के लिए मैं खुश नहीं था एक्चुअली, बिकॉज मैंने जो तैयारी की थी वो कृष्ण के पॉइंट ऑफ व्यू से महाभारत तैयार किया था। तो उसके बाद नीतीश का और मेरा जो है, नीतीश उस वक्त विदुर के रोल के लिए फाइनलिस्ट था, तो मेरा और नीतीश का फिर 7 बार ऑडिशन साथ में हुआ कि कृष्ण की भूमिका कौन करेगा और 7वें राउंड में जो है 1 वोट से नीतीश फाइनल हुआ और मुझे कहा गया कि बलराम का रोल करो, बट आई वाज नॉट हैप्पी। मतलब उस वक्त कैसा लगा होगा कि जैसे कृष्ण का रोल आपका फाइनल नहीं हो पाया? तो हाँ डेफिनेटली, बिकॉज मैंने काफ़ी समय तक कृष्ण की भूमिका के लिए अपने आप को तैयार किया था, उसकी तैयारी की थी, गीता को पढ़ा था और श्लोकों को तैयारी की थी कि श्लोक किस तरह से बोलने हैं मुझे। पर अचानक ऐसा हुआ तो निराश तो था मैं, पर हिम्मत नहीं हारी। मेरे अंदर जो सबसे अपनी ताकत है वो ये है चुनौतियों को एक्सेप्ट करना, और ये मुझे शायद मेरे फादर से मुझे मिली, विरासत में मिली। तो उसके बाद अचानक एक दिन रवि चोपड़ा साहब ने बुलाया और बोले कि एक रोल और है मेरे पास में, बिकॉज जो रोल वो लड़का कर रहा है, ललित तिवारी कर रहा था जिसने बाद में संजय किया महाभारत में, वो युधिष्ठिर कर रहा था। तो उसने कहा कि ये पांचों के कॉम्बिनेशन में वो लग नहीं रहा कि मुझे ये इनका भाई है। तो उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और कैमरामैन ने फाइनल किया। फिर कैमरामैन ने कहा कि पंडित नरेंद्र शर्मा जी को दिखाओ। पंडित नरेंद्र शर्मा जी, पहले राही साहब को दिखाया, फिर सतीश भटनागर जी को दिखाया, चोपड़ा साहब को दिखाया। जब सब ने ओके कर दिया तो उन्होंने कहा पंडित नरेंद्र शर्मा जी, जिन्होंने महाभारत को डिस्क्राइब किया है पूरा। और पंडित नरेंद्र शर्मा जी वो महान शख्सियत थे जिन्होंने ईश्वर सत्य है, सत्य है शिव है, ये गाना भी उन्होंने गाई है। और उन्होंने जब मुझे देखा तो उन्होंने महाभारत का एक वो सीक्वेंस है जहाँ युद्ध के लिए दोनों सेनाएं खड़ी हैं और युधिष्ठिर अपने रथ से उतर के कौरवों की तरफ चले जाते हैं और भीष्म पितामह को जाके बोलते हैं कि युद्ध आरंभ होने से पहले मैं आपसे आशीर्वाद देना चाहता हूँ। और अपने गुरु द्रोणाचार्य से तो अर्जुन बोलते हैं कृष्ण जी को कि हम तो युद्ध आरंभ होने से पहले ही हार गए। तो कृष्ण जी कहते हैं अगर ये उधर ना जाते तो मुझे हैरानी होती, क्योंकि ये धर्मराज है, ये कोई भी काम शुरू करने से पहले जो है बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं। जब ये सीन डिस्क्राइब किया और फिर पंडित नरेंद्र शर्मा जी मुझे देखा घूर के, तो कहने लगे यही है मेरा युधिष्ठिर। तो ये मेरा 17 अगस्त 1988 को मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ इस रोल के लिए और शूटिंग शुरू हुई कभी अक्टूबर 88 में। सर इसके 40 से 45 मिनट के एपिसोड थे 94। तो सर इसकी शूटिंग कितने दिन चली और क्या कहते हैं, ऐसे कोई किस्सा जो आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे कि कुछ आपके जो याद आते हो उस टाइम शूटिंग के दौरान कुछ ऐसी? ऐसा है कि महाभारत एक इतिहास हो गया है। महाभारत के विषय में मैं ये कहना चाहूँगा तमाम दर्शकों को भी कि ये माइथोलॉजी नहीं है, इसको मिथ बनाया गया। ये मुगलों ने अपने पीरियड में ये काम किया कि जिस देश के पे राज करना है उसका कल्चर खराब कर दो।
तो उन्होंने हमारे कल्चर को ख़राब करने की कोशिश की। मुग़ल पीरियड में ये काम हुआ, इतिहास को उन्होंने मिथ बना दिया। जिस तरह से अब कोशिश हो रही है कि आर्काइव जो है इंडिया की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो ये कोशिश कर रही है कि वो अवशेष ढूंढ रही है इसके, महाभारत के और रामायण की, और वो सक्सेस भी हुए हैं। उनको ये सबूत मिले हैं कि महाभारत और रामायण हुआ था। तो ये इतिहास है एक्चुअली हमारा, जिस इतिहास को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। लेकिन आज जो है ये चीज़ लौट के आई है, और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि जब टेलीविज़न के माध्यम से एक धारावाहिक के रूप में रामायण और महाभारत सामने आई, तो लोगों ने हाथों हाथ इसे ले लिया। क्योंकि ये जब हम जन्म लेते हैं इस धरती पे, भारत माता पे जन्म लेते हैं, तो हमारे अंदर रामायण और महाभारत ओरिजिनली है। ये जो सभ्यता और संस्कृति है हमारे अंदर है। तो जब ये टेलीविज़न के माध्यम से लोगों के सामने आई, तो लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया। और बड़ी खुशी की बात है कि ये दो महाकाव्य जो हैं, इनके माध्यम से पूरे देश को ऐसा संदेश दिया गया कि राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं होता। मुझे याद है वो संवाद की, जिसमें भीष्म पितामह जो वाणों की शैया पर लेटे हुए हैं, कि कोई भी पुत्र, कोई भी पिता, कोई भी प्रतिज्ञा, कोई भी परंपरा, कोई भी प्रण राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो ये जो संदेश है महाभारत में, हमेशा कहता हूँ, देखने की चीज़ नहीं है, ये सीखने की चीज़ है। इनके अंदर जो संदेश छुपे हुए हैं ना, वो हमको और अगली जनरेशन को अपनाना चाहिए। और कोरोना काल का सबसे खूबसूरत संदेश यही था कि रामायण और महाभारत जो है वो दोबारा टेलीकास्ट हुआ और नेक्स्ट जनरेशन ने देखा। तो कुछ ऐसा मतलब जैसे शूट हो रहे थे, दिन तो शूट चला वहाँ पर कार्यक्रम, तो आप महाभारत का पूरी शूटिंग होती, ऐसे कुछ किस्से वहाँ पर जो ऐसे जो आपको याद आते हो, यार पुरानी हो गई बात, लेकिन मतलब फिर भी याद आते हो आपको कि ऐसे? देखिए ऐसा है, महाभारत जो है वो एक परिवार की तरह हो गया था। जैसे क्रिकेट 11 होती है ना, हम लोग भी महाभारत 11 बोलते थे। तो हम साथ में ट्रैवल करना, साथ में खाना, वो भाई भाई की फीलिंग हो गई थी। पांडवों को ऐसा लगता था हम 5 भाई हैं, कौरवों को लगता था हम 100 भाई हैं, और दिन में वो दुश्मन दिखाई देते थे हमको। जब तक शूटिंग पे रहते थे तो शकुनी का ऐसा लगता था कि इसकी टांग तोड़ दें यार, इसको मार डालें। तो वो जो खुन्नस सीना अंदर, वो रोल के अंदर आई और वो स्क्रीन पे दिखाई दी। तो ये बड़ा अच्छा पहलू रहा। वैसे यादें तो बहुत हैं। यादें तो मुझे याद आती है, एक हम लोग बर्मिंघम गए थे लंदन, मतलब शोज़ के लिए। तो शो ख़त्म होने के बाद एक छोटा सा बच्चा था, वो अपने फादर के साथ मेरे पास आया और रोते हुए उसने मुझसे पूछा था कि पंजाबी में कि फिर कब आओगे तुसी। मतलब 7 साल का बच्चा जो हिंदुस्तानी है और दूसरे देश में रहता है, वो इस कल्चर को कितनी गहराई से समझता है। उसको कितना दुख हो रहा था कि हम प्रोग्राम ख़त्म करके वापस जा रहे हैं। तो ऐसी जो चीज़ें ना, वो छू जाती हैं और हमेशा याद रहती हैं। मुझे याद है लंदन एयरपोर्ट पे मैं जब इसके लिए चेक इन कर रहा था, वहाँ पे वापस आने के लिए जब चेक इन कर रहा था, तो जो अंग्रेज़ काउंटर पे था वो मुझे घूरता रहा बहुत देर तक। और वो फिर काउंटर छोड़ के मेरे पास आया और मुझे बोला कि आर यू द सेम किंग हु डजंट टेल लाई। तो मतलब मैं ये हैरान था कि अंग्रेज जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया है, हमारी सभ्यता और संस्कृति उनके ऊपर राज करती है। और बीबीसी के मेन चैनल पे, जहाँ पे हिंदी प्रोग्राम्स अलाउड नहीं है, 6 बार महाभारत टेलीकास्ट हुआ है। तो आज हम और ये कह सकते हैं कि बड़े गर्व से कह सकते हैं कि आज हम अंग्रेज़ों पे राज कर रहे हैं, हमारी सभ्यता संस्कृति उन पर राज कर रही है। सर जैसे आपने 500 से ज़्यादा पिक्चरों में काम किया? नहीं, 350 के करीब किए मैंने। 350 पिक्चरों में काम किया, और काफ़ी सारे पिक्चरों में 1.5 दर्जन से ज़्यादा 1000 के ऊपर मैंने सीरियल किए। बहुत लंबा सफ़र है आपका। तो सर आपको क्या लगता है कि आपका सबसे जो जितने भी आपका किरदार रहा, आपका सबसे पसंदीदा कौन सा रहा? सबसे जो आपको याद आता है कि सबसे अच्छा कौन सा लगा आपको? नहीं, देखिए ऐसा है कि कलाकार होने के नाते मुझे हर रोल पसंद है। वो हर रोल पसंद होता तभी मैं करता हूँ, क्योंकि जब तक मैं उस रोल से अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाऊंगा, मैं वो रोल कर नहीं पाऊंगा। तो मेरे लिए तो सारे ही प्रिय हैं। एक माँ को सारे बेटे प्रिय होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी रोल में आप जैसे युधिष्ठिर के लो, तो आपको बहुत प्रिय इसलिए हो जाता है कि पब्लिक को भी बहुत पसंद आया और पब्लिक ने हाथों हाथों लिया। दूसरा एक रोल था मेरा अजनबी सीरियल का, वो मेरा बहुत प्रिय रहा है। उसके अलावा बहुत सारे धारावाहिक रहे जिनमें मैंने अलग अलग रोल किए हैं। अपराजिता का एक रोल था मेरा, बहुत हिट हुआ था, 5 साल सीरियल चला हुआ दूरदर्शन पे। तो ऐसे अलग अलग लैंडमार्क हैं जहाँ मैंने उन रोल्स को एंजॉय भी किया है। पर मैं ये डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहूँगा कि कौन सा रोल मुझे ज़्यादा प्रिय है। मुझे मेरे सारे किए हुए ही रोल पसंद है। हाँ, मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ आपके amarujala.com के दर्शकों से कि अभी भी मेरे मन में एक
क्या बोलते हैं, इच्छा रहती है कि मैं एक ऐसा रोल करूं जैसा संजीव कुमार साहब ने नया दिन नई रात में किया था। एक ही सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग रंग हो, मतलब हमारे जितने सुर हैं, 7 सुर हैं, तो 7 तरह के रोल हो, हर सुर का एक रोल हो। तो वो इच्छा मन में हमेशा रहती है कोई ऐसा प्रोजेक्ट मेरे सामने आए जिसमें मैं पिथॉस टू लाफ्टर वो हर तरह का रोल मैं कर पाऊँ। तो वो इच्छा भी पूरी नहीं हुई है, इसलिए कलाकार होने के नाते मैं अपने आप को अधूरा समझता हूँ। सर अगर बात की जाए सुकमा विश्वविद्यालय की, आपको यहाँ पे कुलपति की जिम्मेदारी दी गई है, तो सर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वहीं अगर सर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर इतने सारे कोर्सेज है, इतना सब कुछ होने के बाद आपको लगता है कि इसकी मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में थोड़ी कमी है, तो क्योंकि इसको इतना जान पहचान नहीं हो पाई, इतना लोगों तक पहुँच नहीं पाई इसके बारे में? देखिए, पद इसी का ज़रूर है, लेकिन मैं इसको जिम्मेदारी के तौर पे लेता हूँ। कोई भी पद इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता अगर आप उससे जिम्मेदारी ना निभा पाए। मैंने ये जिम्मेदारी उठाई है तो डेफिनेटली 3 साल के लिए है, और उन 3 साल में मैं ये चाहूँगा कि हरियाणा नहीं बल्कि देश का हर कलाकार ये जाने कि सुकमा नाम की कोई यूनिवर्सिटी है। और ये मज़े की बात यह है कि अकेली यूनिवर्सिटी है देश के अंदर जहाँ फिल्म से जुड़े हुए कोर्सेज के डिग्री कोर्सेज हैं, वरना सब जगह डिप्लोमास हैं। उसके अलावा आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं कितना खूबसूरत बना है। तो जब सुविधाएं यहाँ बहुत अच्छी हैं, स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, फैकल्टी हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन ब्रांडिंग, मेरा मानना ये है कि ब्रांडिंग इसलिए नहीं हुई कि आज तक कोई भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन फिल्म वर्ल्ड से जुड़ा हुआ नहीं है। IAS ऑफिसर आए, उनका कसूर नहीं है, बिकॉज सिनेमा को जानना हर एक की बस की बात नहीं होती है। फिल्म इंडस्ट्री में जैसे मैंने करीब 40 साल पूरे कर रहा हूँ, मैं मेरा एक लंबा अनुभव है। मैं वहाँ की एसोसिएशन में 22 साल रहा हूँ, 40 साल से काम कर रहा हूँ लगातार। आज भी मुझे ऑफर्स आते हैं। मेरा सौभाग्य ये रहा कि कला से जुड़े हुए रोल मुझे आज तक लगातार आ रहे हैं। अभी 2 दिन में 2 सीरियल ऑफर बने, पर ये है कि मैंने अब ये कहा है कि 3 साल तक मैं शायद काम नहीं कर पाऊँगा, कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार ने मुझे सौंपी है। तो मैं ये चाहूँगा कि 3 साल में ये यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन पंडित लक्ष्मीचंद जी के नाम पे इसका अभी नाम ऐड किया गया है। तो पंडित लक्ष्मीचंद जी जो हैं वो हरियाणा के लिए एक गॉड फादर की तरह है। अगर आर्ट को हम माने कि आर्ट से जुड़ा हुआ कोई ऐसा व्यक्ति जिसने इस कला को या हरियाणवी भाषा के लिए इतना काम किया हो, और उनको गॉड गिफ्ट थी, गाने लिखना, गाने गाना, जिनको रागनियाँ कहते थे। बात वही है सॉन्ग थी, अंग्रेजी में सॉन्ग्स बोल देते हैं, सॉन्ग बोल देते हैं। तो उस चीज़ को उस समय, आज से काफ़ी वर्षों पहले, उन्होंने उस मुकाम पे लेके गए जहां आज पूरा देश उनके नाम को जानता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कलाकार। और कलाकार, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कलाकार कौन होता है? कलाकार वो होता है जो आने वाले कल को आकार देता है। और मानव जीवन बड़े भाग्य से मिलता है, लेकिन कलाकार का जीवन सौभाग्य से मिलता है। और 100 सौभाग्य इकट्ठे हो जाएं, 100 सौभाग्य इकट्ठे हो जाए तो फिर एक स्टार का जीवन मिलता है। तो लक्ष्मीचंद जी जो है वो अपने आप में बहुत बड़े स्टार रहे हैं हरियाणा के। तो उनके नाम पे अगर यूनिवर्सिटी आज खोली गई है, तो मुझे लगता है आने वाले वर्षों में हरियाणा को एक ऐसा आर्ट का सेंटर मिलेगा जो बहुत यूनिक है। और मैंने उसके लिए कोशिशें शुरू की है, क्योंकि मुझे 2.5 महीना हुआ है अभी। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ, पहले तो उसे जानने की कोशिश की। अब मैंने करीब मार्च एंड से अप्रैल से ना शॉर्ट टर्म कोर्सेज शुरू कर रहा हूँ मैं ऑल ओवर हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट में मैं सुकमा को लेके जाऊँगा। होता क्या है, यहाँ पे लिमिटेड सीट्स हैं, हर किसी को एडमिशन मिलता नहीं है। मान लीजिए एक कोर्स में 15 सीट है, तो 15 के अलावा भी तो आर्टिस्ट है ना। तो मैं सुकमा को, पीपल नॉट कमिंग टू सुकमा गोइंग टू पीपल, तो ये मेरा पहला मूव है। उसके अलावा बहुत सारे सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट हैं जो मुंबई से, मैं चाहता हूं कि इस यूनिवर्सिटी को मैं किसी भी रास्ते से मुंबई की यूनिवर्सिटी से जोड़ सकूं, वहाँ के आर्टिस्टों को बुला के, क्योंकि जिससे भी बात करूँ सुकमा को नहीं जानता है। वही बात है सर कि जैसे बात हो रही है फिल्म सिटी के अंदर नोएडा में जी बनाने की, स्थापित करने की बात हो रही है, और हमारे पास इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है हरियाणा के अंदर, इसके बारे में इतनी बिल्कुल भी इस चीज़ की मार्केटिंग नहीं है और कुछ भी नहीं। मार्केटिंग इसलिए नहीं हो पाई, मैंने जैसे कहा कि कोई फिल्म वर्ल्ड से जुड़ा हुआ आदमी इसको हेड नहीं कर पाया अभी तक। तो अब ये मौका मुझे दिया है सरकार ने, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये इस यूनिवर्सिटी को लोग जानेंगे। जैसे इट हैज़ टू गो टू पीपल, लोगों तक ये सुकमा पहुंचनी चाहिए। उसके अलग अलग तरीके हैं मेरे पास है। यहाँ के स्टूडेंट्स को काम मिलना चाहिए,
जब वो काम मिलेगा, उनका नाम होगा, तो अपने आप सुपर पहचान में आ जाएगा। तो इसकी सिर्फ ब्रांडिंग होनी बाकी है। जी जैसे आप कह रहे हैं मार्केटिंग की बात, मार्केटिंग के अलावा मुझे लगता है कि कोई स्टूडेंट ऐसा निकलेगा जो हरियाणा का है और यहाँ पढ़ा हुआ है, तो ब्रांडिंग अपने आप हो जाएगी। बिल्कुल। और उसके अलावा बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं कि हम सुपवा को लोगों तक लेके जाएं, सेलिब्रिटी आर्टिस्ट को यहाँ बुलाएं। मैंने एक और कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारे कोऑर्डिनेटर जो जेन्युइन कोऑर्डिनेटर्स हैं मुंबई इंडस्ट्री में, उनको यहाँ लेके आऊँ, अपने बच्चों को दिखाऊँ कि इनके अंदर ये टैलेंट है, ताकि वो यहाँ से कास्टिंग कर सकें। तो ये कई रास्ते हैं मेरे पास में। फिर मैं एक बस तैयार करवा रहा हूँ। वो बस जो है रोज़ाना यहाँ से निकलेगी और उस पर एक बड़ा स्क्रीन रहेगा जो गांव-गांव जाके फिल्में दिखाएगी और सुपवा की भी फिल्म दिखाएगी। तो उसके माध्यम से लोगों को पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी हमारे प्रदेश में है, तो क्यों ना उसका फ़ायदा उठाया जाए। क्योंकि जब एक नया कलाकार होता है, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जाता है, तो उसे पता नहीं होता कि किससे मिले, कहाँ मिले, काम कैसे मांगे। मैंने जैसे अपनी ज़िंदगी में जब पहला सवाल अपने आप से पूछा था कि मैं मुंबई तो चला गया, मुंबई इंडस्ट्री भी ज्वाइन कर दी, लेकिन कोई मुझे काम क्यों दे। कोई प्रोड्यूसर ये कहे भाई आपने के ऊपर मैं अपना करोड़ों रुपया क्यों खर्च करूँ। तो मैं ये कहता था कि मेरे अंदर वो टैलेंट है कि आपका वो पैसा वापस हो पाएगा और आपको उसका प्रॉफिट भी मिलेगा। तो जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं होंगे किसी भी इन्वेस्टर के लिए, तो आपको काम नहीं मिलेगा। तो ये बच्चे जब धीरे धीरे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में काम करेंगे, वो तो सागर है वहाँ, तो उसमें काम करेंगे तो डेफिनेटली सुपवा को उसका फ़ायदा होगा। तो मेरे ये 3-4 मूव शुरू हुए हैं अभी, इसके माध्यम से सुपवा को पहले हरियाणा के कोने कोने तक पहुँचाओ, फिर हरियाणा से निकल के पूरे देश के कोने कोने तक। तो ये इसकी शुरुआत मैं कर चुका हूँ। जैसे मैंने मैडम हेमा मालिनी जी को अपने यहाँ टाई अप कर दिया पैनल पे, डायरेक्टर हैं बहुत बड़े प्रियदर्शन जी साउथ जी, उनको टाई अप कर दिया है। पंकज पराशर जी हैं जिन्होंने करमचंद डायरेक्ट किया था, उनको कर दिया। डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी हैं जिनकी अभी पृथ्वीराज आ रही है। तो ऐसे बड़े बड़े नाम जो है ना, उनको जब यहाँ लेके आएंगे तो वो एक इंस्पिरेशन भी होते हैं नए बच्चों के लिए। तो बच्चों को उनको देख के लगता है कि यार हम भी ऐसे बन सकते हैं। फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ और बड़े आर्टिस्ट लाके यहाँ कुछ परफॉर्मेंसेज कराऊँ। हमारे पास स्पेस बहुत है, ऑडिटोरियम बहुत हैं, तो उनके माध्यम से यहाँ इसको जोड़ूँ, किसी तरह एक लिंक पैदा करूँ जो यहाँ की सुपवा और फिल्म इंडस्ट्री के बीच हो, जहाँ इन बच्चों को उसका फ़ायदा है। सर अगर सुपवा की बात हो रही है तो इसका आपको कैसे लगता है कि हरियाणवी कल्चर को, हरियाणवी मतलब जो भी आने वाली जनरेशन है उसको कैसे फ़ायदा हो सकता है? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि हर भाषा का एक अपना फ्लेवर होता है। मुंबई की फिल्मों में आज तक हरियाणवी भाषा को उस तरह पेश नहीं किया गया जो ये ओरिजिनल फॉर्म में है। आप अगर गौर करें तो मेरा ये मानना है कि हरियाणा के अंदर हर आदमी एक कलाकार है, क्योंकि यहाँ जो विटीनेस है ना, वो गॉड गिफ्टेड है। किसी भी आदमी से आप बात करो, उसके अंदर एक विटीनेस है, बट वो थोड़ी सी अगर देखें तो बाहर का आदमी उसको थोड़ा हार्श समझता है, ऑफेंसिव समझता है। ऐसा है नहीं, ही डज नॉट मीन इट। जो आदमी जवाब देता है, अब किसी से पूछ जाए लाल किला किधर पड़ेगा, भाई कहता है भाई जिधर से कमजोर होगा उधर से पड़ेगा। तो ये ह्यूमर एक तरह से, ह्यूमर हर आदमी में है, इनबॉर्न है, वो गॉड गिफ्टेड है हरियाणा के अंदर। दूसरा, इससे बड़ा और क्या स्टेट हो सकता है कि जहाँ कृष्ण जी का आना हुआ और महाभारत का युद्ध उन्होंने लड़ा और अधर्म पे धर्म की विजय हुई, तो इससे बड़ा हरि का आना इस हरियाणा। तो ये जो चीज़ें यहाँ पे हैं, गीता उपदेशन यहाँ हुआ, जिस धरती पे गीता उपदेश दिया गया हो इतना बड़ा, तो वो धरती कितनी पावन और पवित्र हो सकती है। तो ऐसी जगह पे एक आर्ट यूनिवर्सिटी होना बहुत बड़ी बात है। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इक्विपमेंट देख रहे हैं, स्टाफ देख रहे हैं, मतलब मिरेकुलस एक्चुअली। बट ये जब वहाँ से लिंक हो जाएगी ना, फिर मुझे लगता है आने वाले किसी वीसी को उतना ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि जो चीज़ें बची हुई हैं वही सॉल्व करनी है और कुछ नहीं। और सरकार की तरफ से मुझे कहा गया है कि भाई आप पूरी ताकत के साथ इसको जो है किसी तरह ब्रांडिंग कीजिए, कम वॉट में। तो मेरी कोशिश ये रहेगी। अभी मैंने एक पुल भी तैयार किया। आज तक मुझे नहीं लगता किसी यूनिवर्सिटी ने किसी यूनिवर्सिटी ने अपना कुलगीत इतने बड़े सिंगर के साथ गाया। कैलाश खेर और कविता कृष्णमूर्ति ने गाया, उसका म्यूज़िक का लास्ट पोर्शन चल रहा है। तो इतने भी कुलगीत हमारे पास आए, तो ऐसा बहुत खूबसूरत कुलगीत बना है, म्यूजिकली बहुत अच्छा है और दोनों टॉप के सिंगर्स ने गाया। तो जब इस तरह की चीज़ें यहाँ होनी शुरू हो जाएंगी तो स्टूडेंट्स को भी एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरी कोशिश इस पद पे रह के ये रहेगी कि, और दूसरा मैंने एक एटीट्यूड लिया है, मैं सिर्फ अपने ऑफिस तक सीमित नहीं हुई यहाँ पर।
कुछ भी काम किसी भी डिपार्टमेंट में होता है तो मैं ऑफिस छोड़कर डिपार्टमेंट में देखने जाता हूँ, पर्सनली देखने जाता हूँ। और मैंने ये छूट दे दी है, किसी भी स्टूडेंट की, किसी भी टीचर की कोई भी समस्या हो, आप आइए, यू अप्रोच मी, आई ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एट द अर्लीस्ट। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम दुनिया के अंदर ऐसी नहीं जिसका सोल्यूशन नहीं है, प्रोवाइडेड आपको उसके ऊपर सोचना पड़ेगा। तो मैंने ये पूरी छूट दी है इस वक्त, क्योंकि जनरली ये होता है कि बड़े ऑफिसर जो होते हैं अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं। मैं तो एक कलाकार हूँ जिसने ज़मीन से लड़ाई करी है, तो मुझे पता है उस ज़मीन पे नए कलाकारों को क्या क्या समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं को दूर करना उसका फ़र्ज है जो सीट पे बैठा है। अगर मैं भी एक बड़ा ऑफिसर होता रैंक तो मैं अपने ऑफिस में बैठ के फाइलों में काम करता, मेरा ऐसा नहीं। मैं उस ज़मीन पे जाके लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। तो मैं फीडबैक आना मुझे शुरू हो गया। अब बच्चे एक दूसरे को कहने लगे, अरे कुछ प्रॉब्लम सर के पास चले। तो ये जो एक माहौल बनना शुरू हुआ है, इट्स टू अर्ली फॉर मी टू कमेंट ये क्या शेप लेगा, पर मुझे लगता है आने वाले समय में मैं उनके साथ मिलके काम करना चाहता हूँ। FTI में आपने देखा, मुझे 1 साल 2 महीने का काम करने का मौका मिला। मैंने जो वहाँ रिजल्ट दिया, आज तक किसी मीडिया वाले ने उसे पब्लिसिटी नहीं दिया। मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, बट उनका अपना एटीट्यूड है, मीडिया का अपना एक एटीट्यूड होता है। जब मैं नहीं गया था तो सारे मीडिया ने वो हल्ला मचाया हुआ था कि गजेंद्र चौहान इस लायक नहीं है, गजेंद्र चौहान ये नहीं कर सकता, गजेंद्र चौहान एजुकेटेड नहीं है, गजेंद्र चौहान जो है वो B ग्रेड फिल्मों का हीरो है। कोई भी, किसने B ग्रेड बनाया, किसने C ग्रेड बनाया? हम लोग ही डिसाइड कर दिए। कला A और B ग्रेड C ग्रेड नहीं होती, कला कला होती है, बस इतना ही सीमित है। किसी को मौका मिलता है, किसी को नहीं मिलता। तो जिसको मौका नहीं मिला वो अच्छा एक्टर भी तो हो सकता है। तो आज जब मैंने वहाँ काम किया तो उस काम को अप्रिशिएट करने के सारे मीडिया हाउसेस के थे। मेरा सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए रहा कि पार्लियामेंट में जो CAG रिपोर्ट आई 2017 की, तो उसमें ये कहा गया कि गजेंद्र चौहान एज ए चेयरमैन ऑफ FTI के टेन्योर में सबसे अच्छा काम। ये मेरे लिए, ये पार्लियामेंट में गई थी, तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। सरकार को पता है, सरकार ने शायद इसलिए एक बार फिर से जिम्मेदारी मुझे दी। तो मैं जिस एहसास से, जिस भावना से सरकार ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं उस पर खरा उतरूँ, ये मेरी कोशिश रहेगी। सर आपसे आखिरी सवाल, जैसे आपने धर्मराज युधिष्ठिर का किरदार निभाया, इतना अच्छा रोल जो आपने किया, उसका आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा? नहीं देखिए, आपको लगता है कि कुछ जीवन में कुछ प्रभाव पड़ा? नहीं, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि किसी भी कलाकार के ऊपर किसी रोल का परमानेंट इम्प्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो कलाकार उस बाउंड्रीज में, उस पैरामीटर में बंध के रह जाता है। कल मैं एक विलन का रोल करूँ तो क्या घर में, अपने जीवन में भी विलन की एक्टिविटीज़ करनी, ऐसा नहीं होता। ये धर्मराज युधिष्ठिर की जो रोल है, मतलब उसमें जो क्वालिटीज़ थी, उसको मैंने पर्दे तक सीमित रखा। बाकी मैं जीवन में जैसा हूँ, ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, वैसा ही हूँ। एक छोटे से गाँव से उठा और यहाँ तक मालिक की, परमात्मा की कृपा से यहाँ तक पहुँचा। मतलब आपको और ये खबर जान के, मुझे गवर्नर साहब ने कहा, जब मैं गवर्नर साहब को मिलने गया हरियाणा के, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यू आर द फर्स्ट एक्टर इन द कंट्री वाज बिकम ए वाइस चांसलर। आज तक कोई भी एक्टर वाइस चांसलर नहीं बना, चेयरमैन बने अलग अलग इंस्टीट्यूट के, लेकिन डिग्री जहाँ पे मिलती है यूनिवर्सिटी के अंदर, उसका चेयरमैन आज तक कोई नहीं बना। यू आर द फर्स्ट वाइस चांसलर इन द कंट्री। मेरे लिए भी न्यूज़ थी। ठीक है, वो एक पद है, मैं उसको एक पद की तरह लेता हूँ, बट पद जो है जिम्मेदारियों से भरा होता है। उस पद पे बैठने वाले का पहला कर्तव्य यही होता है कि वो उन जिम्मेदारियों को निभाए। पद तो आते जाते रहेंगे, जैसे पॉलिटिक्स में कहते हैं ना कि पार्टियां आती जाती रहेंगी, इलेक्शंस आते जाते रहेंगे, लेकिन आप कितना अच्छा काम करते। इस पद पे रह के मैं 3 साल में कुछ स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ के स्टाफ के लिए अच्छा कर सका, तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूं। सर बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ बात करी गजेंद्र चौहान जी ने। उन्होंने हमें बताया अपने किरदार के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, उन्होंने कैसे शुरुआत करी और यहाँ तक पहुँचे। उम्मीद करते हैं गजेंद्र चौहान जी आगे भी सुपा यूनिवर्सिटी को नए आयामों तक, नई ऊंचाइयों तक लेके जाए। हम मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।